अल्लाह ताला ने भुट्टो साहब को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा हुआ था। Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. लेकिन जनरल ज़ियाउल हक को भी अल्लाह ताला ने इंतहाई मजबूत असाब, अदाकारी, इनकिसारी की बेपनाह सलाहियतों से नवाजा हुआ था। John, freedom has no guess. लेकिन नाजरीन, भुट्टो साहब जनरल ज़ियाउल हक को उंगली के इशारे से कैसे बुलाते थे? क्या जनरल ज़ियाउल हक वाकई वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जूते साफ किया करते थे? और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के साथ रवैया कैसा था? ऐसे ही फैक्ट्स हैं मौजू आज की वीडियो का। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जनरल ज़ियाउल हक को 1 मार्च 1976 को 7 सीनियर जर्नैलों को बाईपास करके आर्मी चीफ के ओहदे पर फायज किया गया था। किस्सा कुछ यूं है कि एक बार 1975 में जब जनरल ज़िया साहब लेफ्टिनेंट के ओहदे पर थे तो इस वक्त के वजीर आजम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्तान के स्ट्राइक कॉप में विजिट के लिए आए तो जनरल साहब ने इनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। इन्हें टैंक में बिठाकर मुआयना करवाया गया। रात को जब सब चले गए तो भुट्टो साहब ने देखा कि नीचे सहन में कोई पहरा दे रहा है। नीचे जाकर इन्होंने देखा तो ये जनरल ज़ियाउल हक थे जो कि सिगरेट पी रहे थे। भुट्टो साहब को अपनी तरफ आता देखकर ज़ियाउल हक ने अपनी सिगरेट अपनी वर्दी में डाल दी। भुट्टो साहब ने इनसे रुकने की वजह पूछी तो ज़ियाउल हक ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। और जब भुट्टो ने ज़ियाउल हक की पैंट जलती हुई देखी तो उनसे कहा, जनरल यू आर बर्निंग माई आर्मी। इस पर ज़ियाउल हक ताबियादारी से मुस्कुरा दिए। नंबर 2, ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो इस वक्त के वजीर आजम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़ियाउल हक को मंकी जनरल कहकर बुलाया करते थे। जैसा कि वो अक्सर कहा करते थे, वेयर इज माई मंकी जनरल, यानी कि मेरा बंदर जनरल कहाँ है। इस पर ज़ियाउल हक भागे हुए आते और कहते कि योर काइंड अटेंशन सर, यानी सर आपकी मुझ पर इतनी तवज्जो। नाज़रीन, इसके अलावा भुट्टो साहब जनरल ज़ियाउल हक के दांतों का मजाक भी उड़ाते थे और ज़ियाउल हक अपने तासरात को ऐसे शो करते जैसे इन्हें ये बात जरा भी बुरी नहीं लगी। नंबर 3, जनरल ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगाकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। अब बात करते हैं एक दिलचस्प किस्से की। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़ियाउल हक से बहुत मुतमईन थे। ज़ियाउल हक मार्शल लॉ वाले दिन तक भुट्टो साहब से मिलते रहे। जब मार्शल लॉ नाफिज हो चुका था तो भुट्टो साहब ने ज़ियाउल हक को फ़ोन करके कहा कि मुझे वज़ीर आज़म हाउस के बाहर फौज और फौजी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, ज़रा चेक करो कि ये क्या माजरा है। इस पर ज़ियाउल हक ने कहा कि कुछ नहीं सर, बस हमने पूरी कंट्री पर टेक ओवर कर लिया है। नंबर 4, दोस्तों, ये भुट्टो साहब की फांसी की रात थी। जनरल ज़ियाउल हक ने 3 अप्रैल 1979 के दिन भुट्टो साहब को फांसी देने का हुक्म दिया। जनरल साहब इस हुक्म के बावजूद मामूल के मुताबिक काम करते रहे। रात को घर गए, खाना खाया, बेगम साहबा के साथ रूटीन की गुफ्तगू की और सो गए। इनकी बेगम साहबा को भी इनके फैसले की भनक नहीं पड़ी। अगली सुबह 4 अप्रैल को वजारत खारजा में मीटिंग थी। जनरल ज़ियाउल हक मुकर्ररा वक्त पर मीटिंग के लिए पहुंचे, कुर्सी सदारत पर बैठे और बड़े इत्मीनान से कहा, मैं मीटिंग से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि आज सुबह अदालत के हुक्म पर साबिक वजीर आजम मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। इनकी मैयत इनके आबाई गांव गढ़ी खुदा बख्श में पूरे एजाज के साथ दफन हो चुकी है। आप लोग एजेंडा खोलें और मीटिंग शुरू करें। ये ऐलान सुनकर मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया और टांगें कांपने लगी, मगर जनरल ज़ियाउल हक पूरे इत्मीनान से एजेंडा डिस्कस करते रहे। इन्होंने इसके बाद भुट्टो साहब के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला। जब खाना काबा में बैठकर ज़ियाउल हक ने वादा किया और वादा वफा न किया, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिर्जा असलम बेग अपनी किताब कंपल्शंस ऑफ पावर में लिखते हैं कि ज़ियाउल हक ने खाना काबा में बैठकर किंग खालिद और यासर अरफात से भुट्टो को फांसी देने की बजाय इनके हवाले करने का वादा किया, लेकिन पाकिस्तान वापस आते ही इन्होंने भुट्टो को फांसी दिलवा दी। हकीकत क्या थी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। नंबर 6, अब बात करते हैं कि ज़ियाउल हक को भुट्टो के मुसलमान होने पर क्यों शक था। नाज़रीन, भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज भुट्टो ने एक हिंदू लड़की से शादी की और मुसलमान होने के बाद इनका नाम खुर्शीद बेगम रखा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वफात के बाद इनकी बरहना तस्वीरें भी ली गईं। भुट्टो के जेल सुपरिटेंडेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं कि भुट्टो की फांसी के बाद सरकार की तरफ से एक फोटोग्राफर आया। इसने भुट्टो के प्राइवेट पार्क की तस्वीरें ली। तस्वीरें लेने की वजह यह थी कि सरकार ये देखना चाहती थी कि क्या भुट्टो के खतने इस्लामी तर्ज के मुताबिक हुए हैं। तस्वीरें लेने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि भुट्टो के खतने वाकई इस्लामी तर्ज के मुताबिक किए गए थे।
नंबर 7, नाज़रीन, एक बार एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो भुट्टो को बचाने के लिए खुफिया तौर पर तुर्की गए और इसके सदर से मिले। वो कहते हैं कि मुझे इस बात का यकीन था कि आलम इस्लाम को इन जैसे यानी कि भुट्टो जैसे अजीम लीडर की जरूरत है। तुर्की सदर ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मौजूदगी में जनरल ज़ियाउल हक को फोन किया। फोन कॉल पर सदर ज़ियाउल हक ने तुर्की सदर को फांसी न देने का यकीन दिलाया, लेकिन तुर्की सदर जानते थे कि ज़ियाउल हक फांसी दे देंगे, क्योंकि ज़िया साहब का ये ख्याल था कि अगर भुट्टो को फांसी दे दी जाए तो इससे इनके मुखालिफ में कोई और तगड़ा हरीफ नहीं हो सकता। नंबर 8, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने जनरल टिक्का खान से मशवरा लिया कि आपका जानशीन किससे बनाया जाए, तो ज़ेरे गौर 8 जनरलों में आखिरी नंबर पर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक थे। टिक्का खान जनरल ज़ियाउल हक को डल कहा करते थे और इनका ख्याल था कि चूंकि ज़ियाउल हक एक मजहबी शख्स है और सारी रात मुसल्ले पर पड़ा रहता है, लिहाजा वो भुट्टो साहब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। और फिर मिस्टर भुट्टो ने जनरल टिक्का खान ही की सिफारिश पर जनरल ज़िया को 7 सीनियर जनरलों पर फौकियत देते हुए 1 मार्च 1976 के रोज आर्मी चीफ बना दिया। नंबर 9, जनरल ज़ियाउल हक जुल्फ़कार अली भुट्टो के बहुत अतात गुजार थे। इस बारे में स्टैनली वॉलपर्ट अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बार रोमानिया के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए तो भुट्टो साहब ने इन्हें मुखातब करते हुए कहा कि चले मैं आपको अपने नए आर्मी चीफ से मिलवा दूं, और दूर खड़े जनरल ज़ियाउल हक को अपनी उंगली के इशारे से ऐसे बुलाया जैसे किसी दरबान को बुलाते हैं। फिर ज़ियाउल हक दौड़े हुए आए। नंबर 10, नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के बानी रुकन डॉक्टर मुबश्शिर हसन बताते हैं कि एक बार प्राइम मिनिस्टर भुट्टो काफी पी रहे थे कि काफी इनके जूते पर गिर गई। ऐसे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और भुट्टो साहब के जूतों से काफी को साफ करना शुरू कर दिया। अभी ज़ियाउल हक ने एक ही जूता साफ किया था कि जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपना दूसरा जूता भी इनके आगे कर दिया। अब तारीख का सितम देखें कि इसी ज़ियाउल हक के दौर में भुट्टो साहब को फांसी दी गई। नंबर 11, कम लोग ही जानते हैं कि जिस C-130 में जुल्फ़कार अली भुट्टो का जसदे खाकी रावलपिंडी झील से इनके गांव गड़ी खुदा बख्श में पहुंचाया गया था, 9 साल बाद यही C-130 जिसमें जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक सवार थे, बहावलपुर की बस्ती लाल कमाल में गिरकर तबाह हो गया था। नंबर 1, जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि वह 7 अक्टूबर 1998 की रात तकरीबन 7:30 बजे अपनी बीवी के साथ मंगला में अपने घर में टीवी देख रहे थे कि इन्हें इसी दौरान फ़ोन आया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ इनसे अभी मिलना चाहते हैं। जनरल मुशर्रफ ये सुनकर चौंक गए कि वज़ीर-ए-आज़म अक्सर लेफ्टिनेंट जनरलों को नहीं बुलाया करते, और वो भी रात को। इस पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि वो आर्मी चीफ को बताते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी ने आगे से कहा, ये इंतहाई खुफिया है, आप बगैर किसी को बताए हुए ही हैं। परवेज़ मुशर्रफ के मुताबिक इससे इनको मालूम हो चुका था कि कोई गैर मामूली वाक़या वक़ूअ पज़ीर होने वाला है। जनरल मुशर्रफ ने आगे से कहा कि क्या मैं बावर्दी हूँ। इस पर नवाज़ शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा, बस आप जितनी जल्दी हो सकता है आ जाएं। जनरल मुशर्रफ ने वर्दी पहनी, मिलिट्री पुलिस का फांसी दस्ता बुलाया और एहतियातन अपना ग्लोक 70 पिस्तौल बांधा और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। लेकिन आगे क्या होने जा रहा था? जनरल परवेज़ मुशर्रफ को नवाज़ शरीफ ने आर्मी चीफ के तौर पर क्यों मुंतखब किया? हत्ता कि नवाज़ शरीफ के करीबी साथी ने इन्हें समझाया भी था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ मत बनाए, क्योंकि वो गुस्से के बहुत तेज़ हैं और जज्बाती भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नवाज़ शरीफ को जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाना पड़ा? इसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ और नवाज़ शरीफ के ताल्लुकात दोस्ती से दुश्मनी में कैसे बदले? 12 अक्टूबर 1999 की रात जनरल मुशर्रफ नवाज़ शरीफ के हाथों मौत का शिकार होने से कैसे बचे? नवाज़ शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को अपने बेटों की वफादारी का यकीन कब और क्यों दिलाया? ये है मौजू आज की वीडियो का। दोस्तों, जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि जैसे ही इनकी कार इस्लामाबाद में दाखिल हो रही थी कि इन्हें इनके एक दोस्त ब्रिगेडियर इजाज़ शाह का फ़ोन आया। उन्होंने अपने दोस्त आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनने की मुबारकबाद दी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आगे से कहा कि ये क्या बकवास है, अभी जहांगीर करामत की मुद्दत मुलाजमत पूरी नहीं हुई और मैं कैसे चीफ बन सकता हूँ। इस पर इनके दोस्त ने बताया कि जहांगीर करामत ने इस्तीफ़ा दे दिया है, अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ बन चुके हैं और इनकी तकरीरी करने वाले मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ थे। नंबर 2, दोस्तों, परवेज़ मुशर्रफ जब वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ एक सोफे पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। नवाज़ शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बताया कि आर्मी चीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने साबिक आर्मी चीफ की जगह इनको मुंतखब कर दिया है। परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ से पूछा कि क्या हुआ था। नवाज़ शरीफ ने जवाब दिया कि मैंने इनसे इस्तीफ़ा मांगा और उन्होंने दे दिया। बाज़ हलकों के मुताबिक जहांगीर करामत से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया था।
और इसी इस्तीफे की वजह से फ़ौज में बहुत गमो गुस्सा पाया गया था। नंबर 3, अभी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ बने 1 ही साल हुआ था कि फ़ौज को वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ रद्द अमल दिखाना पड़ा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुताबिक इनके और वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ताल्लुकात शुरू में बहुत अच्छे थे। इनके ताल्लुकात सिर्फ कारगिल के वाक़ये और 4 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के वाशिंगटन में सदर बिल क्लिंटन के सामने घुटने टेकने के बाद ही ख़राब हुए थे। इन मामलात के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ और नवाज़ शरीफ के ताल्लुकात किसी हद तक ठीक हो चुके थे। दोनों आपस में एक दूसरे के हक़ में बयानात देते थे और मीडिया को बताते थे कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। नंबर 4, दोस्तों, जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि अगस्त 1999 में वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने इन्हें अपने घर खाने की दावत पर बुलाया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुताबिक इस दावत में नवाज़ शरीफ के छोटे भाई और अब्बा जी भी मौजूद थे। नवाज़ शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ की शख्सियत इतनी रौबदार थी कि इनके सामने इनके दोनों बेटे इतनी खामोशी के साथ बैठे रहे जैसे छोटे बच्चे अपने वालिद के साथ खामोशी से बैठते हैं। ये एक काबिल तारीफ बात थी क्योंकि ये दोनों बेटे आम बेटे नहीं थे। एक वज़ीर आला था और दूसरा वज़ीर-ए-आज़म। जनरल परवेज़ मुशर्रफ बताते हैं कि खाने के बाद नवाज़ शरीफ के वालिद ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कहा, तुम मेरे बेटे हो और मेरे ये दोनों बेटे तुम्हारे खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा करेंगे तो मुझे जवाबदेह होंगे। नंबर 5, मार्के कारगिल जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर आज तक एक दाग है। ये सवाल इनसे अक्सर किया जाता रहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को कारगिल के मामलात पर इत्मीनान में नहीं लिया था, मगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस बात से इनकारी हैं और वो यही कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को इस बात का इल्म था। इसके अलावा वो अपनी किताब में एक तस्वीर शाया करवाते हैं जो 5 फरवरी 1999 की है, जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ मार्का कारगिल से पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को कारगिल सेक्टर में विज़िट करवा रहे हैं। दोस्तों, इस तस्वीर के ठीक 24 साल बाद 5 फरवरी 2023 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हो चुका था। नंबर 6, 5 फरवरी 2023 को इंतकाल करने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने मौत को कई बार बड़े करीब से देखा हुआ है, मगर किस्मत की देवी हमेशा मुझ पर मेहरबान रही और मैं कई बार मौत का शिकार होने से बच गया। इन्हें 12 अक्टूबर 1999 को भी मौत का सामना करना पड़ा। उस दिन मुल्क में चौथा मार्शल लॉ भी लगाया गया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ की हैसियत से श्रीलंका के दौरे पर गए हुए थे। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने इनको बरतरफ करके DGI-SI ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की। ज़मीन पर मौजूद अपने ज़राए से इनके तैयारे को हाईजैक कर लिया था, जिसकी वजह से तैयारा कई मिनट तक फ़ज़ा में बरकरार रहा और इसमें फ्यूल भी ख़त्म होने वाला ही था। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दोस्त हरकत में ना आते और आर्मी टेक ओवर ना करती तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा गिरकर तबाह भी हो सकता था। नंबर 7, जब फौज ने पूरे मुल्क पर टेक ओवर कर लिया था तो इसके बाद नवाज़ शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ पर तैयारा अगवा करने का संगीन मुकदमा चलाया गया। इन मुकदमा में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और इनकी तमाम तर जायदाद जब्त कर ली गई थी। नंबर 8, ये अवामी मुज़ाहरे 12 अक्टूबर 1999 के हैं, जब आम आदमी ये समझ नहीं पा रहा था कि मुल्क में जमहूरी हुकूमत है या फौजी। ऐसा मुल्क की तारीख में पहली बार था कि अवाम किसी खबर के लिए बेचैन और बेखबर थी। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अवाम को यकीन दिलवाने के लिए मार्शल लॉ वाली स्पीच अपने हाथों से लिखी। तकरीर लिखने के बाद जनरल मुशर्रफ ने अपनी तकरीर रिकॉर्ड करवाई, जो रात 2:30 पर नशर की गई थी। इस तकरीर के अल्फाज थे, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रिमेन काम एंड सपोर्ट योर आर्म फोर्सेस। नंबर 9, जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जेल में कैद थे तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत करने वाला कोई और मौजूद ना था। ऐसे में कुलथूम नवाज़ को सियासत में एंट्री मारना पड़ी और वो मुस्लिम लीग की चीफ एग्जीक्यूटिव बन गई। फिर जुलाई 2000 में कुलथूम नवाज़ को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने घर में नज़र बंद करवा दिया था। नंबर 10, जनरल मुशर्रफ नवाज़ शरीफ को 12 अक्टूबर 1999 को होने वाले तैयारा हाईजैकिंग और संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत दिलवाना चाहते थे। ऐसे में 4 लोग नवाज़ शरीफ को बचाने के लिए मैदान में आए। इनमें सऊदीया के शाह अब्दुल्ला, अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन और नवाज़ शरीफ के वालिद और इनकी अहलिया थीं। शाह अब्दुल्ला ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कहा, पाकिस्तान भुट्टो वाला सानिया ना दुर रहा है। अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अपने दौरे पाकिस्तान में कहा कि नवाज़ शरीफ की फांसी अमेरिका को काबिल कबूल नहीं होगी। नंबर 11, 200 बिल आखिर दिसंबर 2000 में नवाज़ शरीफ और मुशर्रफ के दरमियान एक डील हुई। डील में ये तय पाया कि नवाज़ शरीफ 10 साल के लिए सियासत से दूर रहेंगे। इस वीडियो क्लिप में कुलथूम नवाज़ क्या कह रही हैं, ये आप भी मुलाहिज़ा करें। हमें इस मुल्क से निकाला जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ। और हम आपको बताते चलें कि इस डील के बाद नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का सारा ख़ानदान ही जिला वतन कर दिया गया था। नंबर 12, दोस्तों, इस तस्वीर में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ दोनों एक साथ हैं। इस मौके पर दोनों सियासतदानों ने अपने माजी के वाक़यात को बुला दिया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ एक मेज़ पर आ बैठे। टेलीग्राफी ने दोनों के हवाले से लिखा, एनिमीज़ यूनाइट इन पाकिस्तान टू आउट जर्नल्स।